हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये जो सेशन है 25 एंड 26 अक्टूबर दोनों को कवर करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में देखा गया अनुभव पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। सो बात की जा रही है पोर्टल की जिसका नाम है अनुभव पोर्टल। सो ये रिलेटेड है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से। सो एक्चुअल में इसको पीएम मोदी ने 2015 में लॉन्च किया था। ठीक है। और किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है, जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुके हैं, ऐसे ऑफिसर्स के लिए ये पोर्टल है अनुभव पोर्टल। यानी अनुभव से आप समझ पा रहे एक्सपीरियंस, ताकि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है वो अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड रख सके। तो उनके एक्सपीरियंस के रिकॉर्ड रखने के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने, एंड दैट इज अनुभव पोर्टल। 2015 में लॉन्च किया गया था। किसने? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। फाइन। अब पोर्टल की बात की जा रही है, तो हाल ही फिलहाल में जितनी भी पोर्टल रिलेटेड क्वेश्चन है हम एक बार वो देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया था। तो शिक्षा मंत्रालय ने किया था, जिसके जो मिनिस्टर है वो धर्मेंद्र प्रधान है। किस राज्य ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड ने किया। कौन सी संस्था आईजीएमएस 2.0 लोक शिकायत पोर्टल से संबंधित है। आईआईटी कानपुर रिलेटेड है इससे। ई उन्नत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सेवा वितरण पोर्टल है। जम्मू कश्मीर का है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने यूपीएजी पोर्टल विकसित किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को किस तारीख से केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा। सो 1 अक्टूबर से किया जाएगा डिजिटल रूप से पंजीकृत। और हाल ही में ये तो अभी हमने देख ही लिया है। और किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम दक्ष पोर्टल जारी किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने करा है ये वाला पोर्टल, पीएम दक्ष पोर्टल। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नेम क्या है। सो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। सो कपड़ा मंत्रालय ने जो लॉन्च किया है कपास, उसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है। कस्तूरी कॉटन भारत। ठीक है। सो कपड़ा मंत्री कौन है। कपड़ा मंत्रालय ये आता है पीयूष गोयल के अंडर। सो पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय, इन्होंने जो भारतीय कपास उद्योग है, भारतीय कपास निगम, उसके साथ साझेदारी करके इसको लॉन्च किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय कपास निगम के साथ मिलकर कपास ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत। ठीक है। और इसके लिए इन्होंने हाल ही में वेबसाइट का अनावरण भी किया। ठीक है। अब ब्रांड की बात हो गई है तो हम ब्रांड रिलेटेड क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय के लिए टाटा की नई ब्रांड पहचान क्या है। टाटा ईवी। ठीक है। राफेल नाडल को किस भारतीय प्रौद्योगिकी ब्रांड के राजदूत के रूप में नामित किया गया। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन। राफेल नाडल। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा बेची जाने वाली सब्सिडी वाली चना दाल का ब्रांड नाम क्या है। भरत दाल। कौन सा खिलाड़ी खनन पीएसयू एनएमडीसी का ब्रांड एम्बेसडर है। निखत जरीन है। किस संस्था ने अपने उत्पादों के लिए टैग लाइन और ब्रांडिंग के रूप में नदी के नाम का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। एपिडा ने। और किस कंपनी ने केरल स्थित नीरापरा ब्रांड का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। विप्रो कंज्यूमर केयर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है। सो मिशन महिला सारथी इसको किया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है कौन। योगी आदित्यनाथ। उन्होंने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है। तो क्या किया जाएगा इसके तहत। इसके तहत राज्य परिवहन निगम की 51 बसों, राज्य परिवहन निगम की 51 बसों का संचालन कौन करेगी। महिला ड्राइवर और कंडक्टर। तो ये इसका उद्देश्य है कि राज्य परिवहन के अंडर जो 51 बसें आती है उनके लिए एक महिला ड्राइवर और कंडक्टर को नियोजित करवाना, ये महिला मिशन महिला सारथी का उद्देश्य है। और इसका उद्घाटन किसने किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। फाइन। अब बात हो चुकी है स्टेट न्यूज की। सो हम आगे देखेंगे। पहले कुछ न्यूज की हम बात कर लेते। मैंने कवर किया है स्टेट न्यूज आगे एक साथ जितना भी रिवीजन है। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट उद्योग
जो खबरों में देखा गया था किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सो प्रोजेक्ट उद्धव की बात की जा रही है, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संबंधित है रक्षा मंत्रालय से संबंधित है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट उद्धव। अब देखिए, प्रोजेक्ट उद्योग को लॉन्च किया गया था एक समिट के दौरान। कौन सी समिट बनाई जा रही थी? भारतीय सैन्य महोत्सव, विरासत महोत्सव। सो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा था कहाँ पर? दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में, यहाँ पर ही मनाया जा रहा था महोत्सव। इसी महोत्सव के दौरान प्रोजेक्ट उद्योग को लॉन्च किया गया। किसने करा? भारतीय सेना ने और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, भारत तो ये रक्षा मंत्रालय के अंडर आ गया है। इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो प्राचीन सैन्य सिद्धांत है, यानी इतिहास में जितने भी सैन्य सिद्धांतों के इतिहास रहा है भारत का, ऐसी जगह उन सिद्धांतों का पता लगाना और उन्हें गहराई से जानना प्रोजेक्ट उद्योग का उद्देश्य है। मैं रिपीट कर देती हूँ, प्राचीन सैन्य सिद्धांतों का पता लगाना और उन्हें गहराई से जानना, ये प्रोजेक्ट उद्योग का लक्ष्य है, जिसे स्टार्ट करा है भारतीय सेना ने और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, प्रोजेक्ट उद्योग। फाइन। नेक्स्ट है, एक योजना और आ चुकी है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञान सहायक योजना शुरू करी है? सो ज्ञान सहायक योजना इसको शुरू किया है गुजरात की गवर्नमेंट ने। सो राज्य सरकार गुजरात। अब इसमें क्या किया जाएगा? शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जितने भी सरकारी विद्यालय है जहाँ पर वैकेंसी वेकेंट है शिक्षकों की, तो शिक्षकों की भर्ती की जाएगी सरकारी स्कूलों में, और इस प्रकार वहां की भर्ती को पूरा करना सरकारी स्कूलों की, ये ज्ञान सहायक योजना का उद्देश्य है। और किसने किया है इसको स्टार्ट? गुजरात राज्य सरकार ने। फाइन। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं। लास्ट अभी जितनी भी करंट में योजनाएं रही वो 3 क्वेश्चन अपन ने कवर कर ही लिए हैं। अब पर्टिकुलर जितनी भी रही है हम उसका रिवीजन कर देखिए। किस राज्य ने लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना को मंजूरी दी है? किसने मंजूरी दी है? उड़ीसा ने दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी? ये भी उड़ीसा ने दी है। भारत सरकार द्वारा की गई कौन सी योजना लाभार्थियों को पहली गैस रिफिल और स्टोव मुफ्त प्रदान करती है? पीएम उज्ज्वला योजना। ई कोर चरण थर्ड योजना के लिए वित्तीय परिव्यय कितना था? 7210 करोड़ रुपए का। क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला ये पीएम अभी में रखी गई थी। कौन सा राज्य कलेगनार मगलिर उरिवै थुगाई योजना लागू करता है? तो ये नाम ही थोड़ा तमिल में तमिलनाडु का है, ये महिलाओं की भूल आए योजना लागू। किस शहर ने 100 सबसे पिछड़े शहरी क्षेत्रों के लिए एस्पिरेशनल सिटी योजना को मंजूरी दी है? सो ये दी है किसने? उत्तर प्रदेश ने दी है। इस राज्य ने विस्थापित लोगों के लिए स्थायी आवास योजना को मंजूरी दी है और राज्य की अशांत क्षेत्र स्थिति को बढ़ा दिया है। तो ये मणिपुर की योजना जिसको मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है, किस विभाग ने ग्रामीण एफटीटीएच ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने वाले आईसीपी के लिए मान्यता योजना शुरू करी है? दूरसंचार विभाग भी कह रहा है। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना ये मध्य प्रदेश की है। और ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए यूनिवर्सल पेंशन योजना ये झारखंड की है। फाइन। तो ये जितनी भी योजनाएं कवर हो सकती थी आप एक बार इनको पढ़िए और कोशिश कीजिए आपको रिटेन हो जाए, याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस जहाज निर्माण कंपनी ने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का तीसरा जहाज आईएनएस इम्फाल वितरित किया है? सो मिसाइल विध्वंसक यानी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक की जो तीसरी लॉन्च है वो हो चुकी है। इसका नाम क्या है? आईएनएस इम्फाल। ठीक है, ये जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है
प्रोजेक्ट 15 श्रेणी का, इसका नाम रखा गया आईएनएस इम्फाल। किसने दिया है ये भारत, किस जहाज निर्माण कंपनी ने अभी वितरित किया है? तो ये क्या है, मझगांव डॉक बिल्डर्स ने। ठीक है, सो अभी तीसरी श्रेणी का जहाज दिया है इन्होंने गवर्नमेंट को। इससे पहले वो दो दे चुका है, वो भी मिसाइल डिस्ट्रॉयर का ही था। फर्स्ट जहाज दिया था इन्होंने P-15B विशाखापट्टनम में, और कब दिया था? 21 नवंबर 2021 में। जो दूसरा जहाज उन्होंने दिया था 18 दिसंबर 2022 को बर्मुगुआ, ये था। और अब इन्होंने अपनी तीसरी डिलीवरी कर दी है, इसका नाम है आईएनएस एम्पायर। ठीक है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर कैटेगरी की है। सो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला था मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस गवर्नमेंट को सौंपने का, जिसमें से दो वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, तीसरा इसने हाल ही में गवर्नमेंट को दिया है। जहाज का नाम है आईएनएस इम्फाल। फाइन। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, शिपिंग इंडस्ट्री की बात की जा रही है, तो मैं कुछ पॉइंट आपको रिवाइज करा देती हूँ शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो सबसे बिगेस्ट अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कौन है? तो सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग यार्ड इंडिया का है कोचिन शिप यार्ड है। ठीक है, केरल का है, 1972 में आया था ये। एक हम अक्सर बात करते हैं गार्डन रिच की। गार्डन रिच ये कहाँ का है? कोलकाता का है, हुगली रिवर के पास, और ये 1884 में आया था। इससे कई क्वेश्चन पूछे गए कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था। इसका नेशनलाइजेशन 1960 में हुआ था, और इसको मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला था। कब मिला था? 2006 में। मझगांव की बात करें तो ये मुंबई की है। इसको बोला जाता है शिप बिल्डर्स टू द नेशन। शिप बिल्डर्स टू द नेशन की उपाधि मिली हुई है, और 1934 में ये स्टार्ट हुई थी, इसकी फाउंडेशन रखी गई। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अक्टूबर 23 में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में किस देश ने शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? सो होस्ट कंट्री की बात की जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे बात की जा रही है, इंडियन लेवल पे नहीं है ये। शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में करी किसने? मिस्र ने करी है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था कि इजरायल और फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में बातचीत। ठीक है, मिस्र ने करी। और इसमें जो मिस्र के राष्ट्रपति है कौन, जो हमारे अभी आए थे, कब आए थे? रिपब्लिक डे पर आए थे, इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे पर आए थे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर आए थे ये भारत मिस्र के राष्ट्रपति। इनका नाम क्या था? अब्देल फतेह अल सिसी। तो इन्होंने ही मेजबानी करी शांति शिखर सम्मेलन की। जो फिलिस्तानी राष्ट्रपति है वो भी शामिल हुए थे। फिलिस्तानी राष्ट्रपति कौन है? महमूद अब्बास। इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने भी। ठीक है, क्या किया गया? तो शांति शिखर सम्मेलन में इजराइल ने जो बमबारी करी, यानी पहले हमास ने, यानी फिलिस्तीन का जो टेररिज्म ग्रुप है हमास, उसने इजराइल पर रॉकेट से बमबारी की। बदले में इजराइल ने भी बमबारी करी गाजा पट्टी पर। तो उसका बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या किया गया, बुराई की गई कि इजराइल बमबारी की निंदा। तो बेसिकली जो एम था शांति शिखर सम्मेलन का, जिसमें फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को बुलाया गया महमूद अब्बास को, और इनके साथ मिलकर जो किया गया, क्या किया गया? इजरायली बमबारी की निंदा। तो इजराइल ने जो बमबारी करी गाजा पट्टी पर हमास के करने के बाद, उसकी निंदा की जा रही है, और यूरोप में लोगों को कैसे बचाए उसकी बात की जा रही है। फाइन। तब क्विक में आप ध्यान रखें कि शांति शिखर सम्मेलन शांति के लिए किसके बिटवीन? इजराइल और फिलिस्तीन के बिटवीन शांति के लिए मिस्र ने आयोजित करा। किसकी मेजबानी कौन था इसके लिए? राष्ट्रपति थे वहां के, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। चर्च ऑफ सेंट पॉपरियस जो खबरों में देखा गया था, किस शहर में स्थित एक रूढ़ीवादी चर्च है? अभी न्यूज में था। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि ये कहां पर है? गाजा में है ये। ठीक है, अब इजराइल ने क्या किया?
स्टार्ट किया युद्ध हमास ने, इजराइल ने बदले में निशाना बनाया इस चर्च को, जो गाजा सिटी में है, और बहुत पुराना है ये। ऐतिहासिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत पुराना चर्च है ये। ठीक है। सो इसराइल का जो हवाई हमला किया जा रहा है गाजा स्ट्रिप पे, तो उसके लिए टारगेट बनाया गया था चर्च ऑफ सेंट पॉपलेस, और इस तरह ये बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। शहर का सबसे पुराना चर्च था, इसलिए ये न्यूज में रहा। फाइन। और बात करते हैं हमास युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस की। रफा सीमा पारगमन जो समाचारों में देखा गया था, किनके बीच एक विशेष सीमा पार करने वाला बिंदु है। सो रफा सीमा पारगमन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है रफा सीमा पार। सो ये एक्चुअली में ये जो पट्टी है, ये किसके बिटवीन है? मिस्र और गाजा। मिस्र और गाजा पट्टी। सो मिस्र और गाजा पट्टी, इनके बीच एक विशेष सीमा पार करने वाला बिंदु है, यानी एक तरफ मिस्र, एक तरफ गाजा। ठीक है। ऐतिहासिक रूप से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग पॉइंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट विशेष क्रॉसिंग पॉइंट है ये, बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट, बॉर्डर पार। अब एक ऐसा एक लौता जगह है ये जो कंट्रोल में नहीं है किसके? इजराइल, यानी यहाँ पर इजराइल का कोई अधिकार नहीं है, इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ। ठीक है। इजराइल का 1% भी नियंत्रण नहीं है, और यहाँ से लोग आराम से गाजा में प्रवेश कर सकते हैं और गाजा से बाहर भी जा सकते हैं। सो रफा सीमा पारगमन ये भी अभी न्यूज में रहा। फाइन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समिट्स की बात हुई थी, तो समिट का एक क्वेश्चन और आया था। वित्त मंत्रालय के साथ किस संस्थान ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी करी? सो कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 23 की मेजबानी किसने करी है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इसके द्वारा कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 23 की मेजबानी की गई। ठीक है। सो वित्त मंत्रालय के साथ आर्थिक विकास संस्थान ने मिलकर कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव की मेजबानी करी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और इसकी थीम हम ध्यान रख सकते हैं, थीम आ गई है यहाँ की, नेविगेटिंग अ वर्ल्ड ऑन फायर। क्या है? नेविगेटिंग अ वर्ल्ड ऑन फायर, ये इसकी क्या रही? थीम रही, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 23। ठीक है। आर्थिक विकास संस्थान के साथ मिलकर। फाइन। अब बात कर लेते हैं हम कुछ समिट्स की, जो बहुत पहले की है और रिवीजन की जरूरत है। अभी रिसेंट की तो मैंने आपको वीडियो डाला ही था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। उसमें उस वीडियो में मैंने काफी सारे मंथ की समिट्स को कवर किया है। सो भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र पर शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? स्थिरता और परिपत्रता था। पांचवें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की? मध्य प्रदेश ने की थी। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, ये भारत कर रहा है इसकी। विनियस जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, किस देश में है? लिथुआनिया में है विनियस, जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस शहर ने की? सो लंदन ने करी। फाइन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला कौन सा देश आयोजित करता है? तो बुक फेयर की बात की जा रही है, जिसको आयोजित करा जर्मनी ने करा। ठीक है। अभी 22 को हुआ था ये, और 75 एडिशन था ये। कौन सा एडिशन था? 75वां एडिशन था, मतलब अभी अक्टूबर की मंथ में, सॉरी डेट ये गलत है ना। 75 एडिशन था इसका। और इंडिया की तरफ से कौन जा रहा है इधर? इंडिया की तरफ से जा रहा है भारत सरकार का जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी जो आईटी मिनिस्ट्री है, उसका प्रकाशन विभाग है इंडिया नेशनल स्टैंड। आईटी मिनिस्ट्री का जो प्रकाशन विभाग इंडिया नेशनल स्टैंड, ये पार्टिसिपेट करेगा फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला, जो कौन आयोजित कर रहा है? जर्मनी कर रहा है, और ये 75 सेशन है। ये न्यूज कुछ भी नहीं है ना, ये अलग है। फाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
भारत सरकार ने हाल ही में किन उत्पादों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो मानक और लेबलिंग कार्यक्रम ये स्टार्ट किया है सौर पैनल्स के लिए। सौर पैनल्स के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, यानी जो मेन उद्देश्य है मानक और लेबलिंग कार्य का, इस सौर पैनल्स के लिए जागरूकता उत्पन्न करना भारतीय नागरिकों में कि कहाँ से खरीदना चाहिए, कौन सा खरीदना चाहिए। इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया है भारत सरकार। अब देखिए भारत सरकार की कुछ योजनाओं की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या किया है उन्होंने विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो भी है। किस राज्य सरकार ने लोगों को यात्रा के लिए आसानी से कैब बुक करने की सुविधा देने वाले टैक्सी ऐप लॉन्च किया? तो टैक्सी ऐप ये गोवा की पहल है। खूबी और देसिया पुस्तक ये लॉन्च करी उड़ीसा में, किसने? निर्मला सीतारमण ने और धर्मेंद्र प्रधान ने। हैंडबुक ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप जारी किया, ये किसने किया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय। हैंडबुक ऑन कॉम्बेटिंग यानी जितने भी जेंडर है उनके लिए एक नोटबुक लाई गई है, उनके लिए डिसेंट वर्ड्स यूज करने का आदेश दिया गया है हर तरह के जेंडर के लिए। मेमोरी नेवर डाई नामक पुस्तक ये बुक लिखी थी अब्दुल कलाम ने। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम ये 1867 में लागू हुआ था, है ना। अभी बुक्स की मैंने बात की थी और प्रोग्राम की मैंने बात की थी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ जो हाल ही में रहे। हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस ये किसने करी है? एफएसएसआई ने। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली जॉर्जी गॉस्पिडोनोवा ये बुल्गारिया राज्य, बुल्गारिया देश से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1961 वियना कन्वेंशन किसके उपचार के लिए दिशा निर्देशों से संबंधित है? सो ये एक्चुअल में डिप्लोमेटिक रिलेशन से रिलेटेड राजनयिक दूत किसने करा? अभी हाल ही में कनाडा ने क्या करा? इंडिया और कनाडा के बीच में चल रहे विवाद, इंडिया ने रोक लगा दी कनाडा को, कैनेडियन लोगों को आने से, तो कनाडा ने भी क्या कर दिया? डिप्लोमेटिक राजनयिक दूत। तो भारत में तैनात टोटल 41 राजनयिक दूत थे कनाडा के, उनको कनाडा ने वापस बुला लिया है अपनी फैमिली के साथ कि अब नहीं होगा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन विद भारत। ये कनाडा का ऑर्डर है। ठीक है, तो भारत और कनाडा के अलगाव के लिए कनाडा ने भारत में तैनात 41 डिप्लोमेटिक को वापस बुला लिया है। और ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है दो देशों के बीच होने के लिए संधि की गई थी 1961 वियना कन्वेंशन। ठीक है, अब इस प्रकार ये जो संधि थी, कन्वेंशन था, ये भी रद्द हो चुकी है, इसलिए ये न्यूज में रहा। कनाडा का एक न्यूज में था कि बॉफिन द्वीप ये कनाडा में है। कहाँ पर है? कनाडा में। ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ आइलैंड है, यहाँ का जो लावा प्रवाह हुआ वहां पर मिला हीलियम 2। इसका जो स्तर है वो नॉर्मल से भी काफी हाई लेवल पर मिला है। और हीलियम 2 का रिलेशन है कि किससे रिलेशन है? पृथ्वी के कोर से जुड़ा हुआ है, ये पृथ्वी के कोर से जुड़ा हुआ आइसोटॉप है और काफी ज्यादा स्तर पर ये मिला है बॉफिन द्वीप पर कनाडा के, इसलिए ये न्यूज में रहा। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।